नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं उषा वाधवा जी द्वारा लिखी गई कहानी यही सच है। जनरेशन गैप, पीढ़ियों का अंतराल, और वह भी मेरे घर में। मैंने तो सदा इसी बात पर फक्र किया था कि मैंने अपने बच्चों के साथ सदैव मित्रवत व्यवहार ही किया है। वह दोनों कॉलेज से लौटते तो नाश्ते के साथ साथ वहाँ के ढेरों किस्से सुनाते। मैं उन्हें सलाह मशवरा देती तो अनेक बातों में उनसे सलाह मशवरा लेती भी। पर आज मेरी ही बेटी ने, यानी बात बात पर हंसने वाली अनीता ने, ऐलान कर दिया, मम्मा तुम मेरी बात नहीं समझोगी। तुम्हारे समय में तो माँ बाप ने जहाँ शादी तय कर दी, चुपचाप कर ली। किसी ने पूछी भी ना होगी तुम्हारी पसंद। तुम प्यार मोहब्बत की बात कैसे समझोगी? पर मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ सुमित से। मैं उसे तुमसे मिलवा भी चुकी हूँ। तुम्हें वह ठीक नहीं लगता, पर वह मुझे बेहद चाहता है, समझता है मामा। तुम्हारे और आज के समय में बहुत अंतर है, पूरी एक जनरेशन का गैप। वह आगे भी शायद बहुत कुछ बोली होगी, पर मेरे कानों में वही शब्द अटक गए। रिकॉर्ड की मानिंद बजते रहे, जनरेशन गैप, जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। वह क्या सोचती है कि हमारी पीढ़ी में प्यार का जज्बा था ही नहीं। माँ बाप की पसंद शिरोधार्य कर ली, पर क्या सचमुच निष्प्राण था हमारा मन? प्रीत प्यार पर किसी एक जनरेशन, किसी एक पीढ़ी का एकाधिकार होता तो राधा कृष्ण के प्रेम की दास्तान आज भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा नहीं होती। मन का वर्चस्व तो हर काल में रहा है, सही है। हमने हाथों में हाथ डाल कभी डांस नहीं किया, होटल के एकांत कोने में बैठ कभी कॉफी नहीं पी। पर क्या प्यार इन सब के बिना नहीं हो सकता? और यदि यह सब करके ही एक दूसरे को समझा जा सकता, तो फिर आज के प्रेम विवाह टूटते ही क्यों? एक तो सुबह से ही मूड खराब था, उस पर मेरी छोटी बहन सरोज भी आ गई। मन तो यूं ही जला बैठा था, फिर भी मैंने उसके आगे अनीता की बात रख दी। सोचा वही मलहम लगाएगी, पर उसने तो ताजे जख्म पर चिकोटी काट दी। ठीक ही तो कह रही है, मैं नहीं जानती क्या? कॉलेज के दिनों में तुम और श्रीपत एक दूसरे को कितना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या? तुम्हारा विवाह तय हो गया तो उसने रोका क्या? हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ बाप की आज्ञा मान कहीं और शादी कर ली होगी, बस कहानी खत्म। चलो यह भी छोड़ो, इतने वर्षों में कभी उसने तुम्हारी सुध ली? कभी आकर पूछा कि कैसी हो सुधा, खुश तो हो ना? पर श्रीपत के नाम पर मेरी डबडबाई आंखों को देखकर वह रुक गई। पर अब जब चोरी पकड़ी ही गई थी तो मैं भी स्वयं को संयत न कर पाई, फफक कर रो पड़ी। बरसों का बांध टूट गया। वह कुछ और कहती, इससे पहले ही मैंने उसे रोक दिया। कहानी का एक ही दृश्य देखकर अपना फैसला मत दो सरोज। न ही श्रीपत बुजदिल था और न ही हमारे प्यार में कुछ कमी थी। किस्मत ने ही हमारे साथ एक क्रूर मजाक किया था, जिसे हमने सिर नवाकर स्वीकार कर लिया। बाल विवाह के आंकड़े आज भी समाचार पत्र में पढ़ती हो ना? यह भी जानती हो कि राजस्थान में यह सबसे अधिक है। बस इसी प्रथा का शिकार था श्रीपत। यह बात उसके एक दो अभिन्न मित्र ही जानते थे, या फिर मैं। तुम्हें तो पता है कि हमारे कॉलेज में कुछ न कुछ चलता ही रहता था। कभी वाद विवाद का रिहर्सल तो कभी नाटक, कभी खेल प्रतियोगिता तो कभी समाज सेवा का कोई अभियान। और तुम तो जानती ही हो कि उसे इन सब चीज़ों में हिस्सा लेने का कितना शौक था। हो सकता है शुरू में मैंने ही उससे एक दो बार कहा हो कि मुझे घर तक छोड़ दे। पैदल का ही रास्ता था, पर अंधेरे में अकेले जाना भी खतरे से खाली नहीं था। हो सकता है उसका विवाहित होना ही मुझे उसके साथ जाने में सुरक्षा का एहसास देता हो। फिर तो यह नियम ही बन गया। मुझे उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज मुझे देर तक रुकना है। जाने कहाँ बैठा वह मेरा इंतज़ार कर रहा होता और मेरे बाहर निकलते ही मेरे साथ हो लेता। हमारे माता पिता ने तो हमें उचित मूल्य दिए ही थे, पर वह तो मुझसे भी अधिक आदर्शों का पक्का था। 2 वर्ष की इस मैत्री में हाथ छूना तो दूर, कभी ऐसा भी न हुआ होगा कि मेरे दुपट्टे का कोई कोना भी उसके कपड़ों को छू गया हो। उसकी साइकिल हमेशा हम दोनों के बीच रहती। मेरी खातिर वह हमारे घर तक पैदल ही चलता और फिर साइकिल पर सवार होकर अपने घर चला जाता था। उसका और हमारा घर एकदम विपरीत दिशा में थे। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसके बहुत से एहसान है मुझ पर। किस किस चीज़ का शुक्रिया अदा करूं? हमारे बीच कभी किसी सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ,
पर इस मन का क्या करे कोई, न यह कोई तर्क समझता है न धौस, हठीले शिशु की तरह अपनी राह ही चलता है। बहुत कम बोलता था वह, पर प्यार का कोमल एहसास तो महसूस हो ही जाता है ना, एक भीनी सुगंध की तरह, शीतल बयार की तरह, एक मुग्ध दृष्टि द्वारा, छोटी छोटी बातों द्वारा। तुम उसे निर्मोही कह लो, बुज़दिल समझ लो, पर मैं उसका बहुत सम्मान करती हूँ। उसने कभी हमारे साथ होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, शब्दों द्वारा भी नहीं, कभी अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया। बस एक बार चलते चलते बीच राह रुककर बोला था, तुम्हारी और मेरी राह बहुत अलग है सुधा। उसके स्वर में निराशा थी, हताशा थी, और यही उसके प्यार का इजहार भी था, और यही हमारी विवशता भी। कभी पल भर को भी उसने स्वयं को कमज़ोर नहीं होने दिया। क्या आज के युवा, प्यार का दम भरने वाली यह पीढ़ी निभा पाएगी इतना पवित्र रिश्ता, अपनी भावनाओं पर इतना संयम? हमने तो बस परिवार वालों का फैसला शिरोधार्य कर लिया था। मन के ऊपर बुद्धि की, जन्मगत संस्कारों की विजय हुई थी। यहाँ तक कि संपर्क बनाए रखने का भी प्रयत्न नहीं किया। बोलो, कुछ गलत किया था क्या? याद होगा तुम्हें, विवाह की तैयारियां चल रही थीं, कार्ड बढ़ चुके थे। बड़ी बुआ जी तो आ भी गई थी रसोई संभालने। उसी रोज राजलक्ष्मी आई थी यह खबर लेकर कि श्री की पत्नी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। एक बार फिर विधि का क्रूर मजाक ठठाकर हंस रहा था मेरी वेदना पर। जब मैं स्वतंत्र थी तो वह बंधन में था, और अब जब मुझे सामाजिक तौर पर आजीवन कारावास का दंड सुना दिया गया था तो वह आज़ाद था। पर इतने कम समय में कुछ नहीं हो सकता था। उसके घर में मातम का माहौल था, और मैं उस वक्त मुंह खोलती भी तो बखेड़ा होता, जग हंसाई होती। हासिल कुछ होता कि नहीं पता नहीं, मुंह तो मैं सी गई पर आंसू न पी सकी। बहुत रोई थी मैं उस रात। तुम हैरान परेशान थी कि अकस्मात इसे हो क्या गया है, पर घर में अन्य सभी ने यही मान लिया कि विवाह का तनाव है, घर छोड़ने का दर्द है। असली दर्द तो मैं दफना गई सीने में सदैव के लिए। पर अब तो इतने वर्ष हो गए सुधी, कहती हो संपर्क भी नहीं रखा, अभी भी उसे याद करती हो क्या? भूली तो मैं उसे कभी भी नहीं। जब भी मुझे किसी भावनात्मक सहारे की जरूरत पड़ी मैंने उसे करीब ही पाया। जब कभी मन निराश हुआ मैंने उसे याद करके अपना मनोबल बढ़ाया। अपने जीजू को तो जानती हो ना, खैर अपना अपना स्वभाव है, पर दुख तकलीफ में कोई संबल बन जाए तो अच्छा लगता है। फिर भी चलो जाने दो, ठीक से जिंदगी जी ली। आज समाज में इज्जत है, सुख सुविधा है, वैसे भी मुकम्मल जहां किसे मिला है आज तक। गिला भी तो किसी से नहीं है, न एक दूसरे से न माँ बाप से। सहारा में ही चलने की आदी हो गई थी मैं कि श्री से मुलाकात हो गई अचानक। याद है पिछले महीने राजलक्ष्मी के बेटे के विवाह में गई थी, बस वहीं मिल गया वह। यूं इतना अचानक भी नहीं था। एक ही शहर में रहते थे और जानती थी कि राजलक्ष्मी से उसकी मुलाकात होती रहती है। हाँ, अभी तुमने पूछा था ना कि उसने कभी मेरी सुधि क्यों नहीं ली। बात यह है कि राजलक्ष्मी द्वारा हमें एक दूसरे का हालचाल मिल जाता था, बस इसके आगे बढ़ने की कोशिश कभी नहीं की। वह चाहता तो राजलक्ष्मी से मेरा पता पूछ मुझ तक पहुंच सकता था। मैं भी अनेक बार गई हूँ उस शहर में, चाहती तो टेलीफोन डायरेक्टरी उठाकर उसका फ़ोन नंबर भी पा लेती और घर का पता भी, पर हमारे बीच एक अलिखित समझौता था जिसका हमने मान रखा था। अभी भी विवाह में जाने से डर रही थी, पर एक तो राजलक्ष्मी के घर जाना आवश्यक ही था, और शायद आखिरी बार उसे देख लेने की इच्छा भी बलवती हो आई थी। राजलक्ष्मी के घर के करीब ही था उसका घर। विवाह के दूसरे दिन उसने 8-10 पुराने परिचितों को अपने घर आमंत्रित किया हुआ था। हम सभी अपने सहपाठी सहपाठिनों ने मिलकर खूब जमकर पुरानी यादें ताज़ा की। मैंने तो खैर इन्हीं यादों के सहारे जिंदगी काटी थी। उसकी बातों से भी लगा कि वह अपनी अनेक उपलब्धियों के बावजूद पुराना कुछ भूला नहीं था। हर छोटी सी बात याद थी उसे। कुछ अलग ही होता है इस उम्र का आकर्षण। राह कुछ नहीं दिखता, एकदम हृदय के भीतर से जुड़ता है, अंतर मन से। मज़ेदार बात यह थी कि वह अब भी मेरा ख्याल उसी तरह रख रहा था जैसा कि वर्षों पूर्व रखा करता था। तुम्हें तो पता ही है कि 6 महीने पूर्व गिरने से मेरे सिर में चोट लगी थी, और फलस्वरूप अभी तक मेरा संतुलन कुछ डगमगाया सा है। सीढ़ी उतरते हुए, ऊंची नीची जगह पर चलते हुए कोई सहारा खोजती हूँ, और इसी कारण उसके बरामदे की सीढ़ियाँ उतरते समय
मैंने उसकी पत्नी की ओर हाथ बढ़ा दिया था। मैं उसी से बात करती हुई चल रही थी और श्रीपत अन्य मित्रों के संग था, पर उसकी छठी इंद्रिय मानो मेरी ही सुख सुविधा देखती रहती है। छोटे शहरों में लंबे चौड़े घर होते हैं और उसके घर से बाहरी गेट तक का रास्ता वह भी नीम रोशनी में। मैं बहुत संभल कर चल रही थी। यह कहीं उसने देख लिया था शायद, तभी तो जाने कब वह आकर ठीक मेरे पीछे हो लिया। नीचे देख देख कर कदम रखते हुए यह मैंने जाना ही नहीं, पर गेट पर पहुंचते ही ज्यों ही मैंने गेट को थामने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका भी हाथ मुझसे थोड़ी ही दूरी पर गेट पर आ रुका। यही खासियत है उसकी। मुझे उसके अपने कदम पीछे होने का आभास तक नहीं मिला, पर यदि मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे सहारा देने को वहीं मौजूद था वह। जीवन बीमा का चित्र देखती हो ना, दीप शिखा को दोनों हाथों से ओट किए हुए, ताकि तेज हवा उसे बुझा ना पाए। बस कुछ वैसा ही एहसास। कैसी विडंबना है ना, जीवन में मुझे ठीक उसका विपरीत ही मिला। मुझे तो उसी जीवन की आदत हो गई थी तपते रेगिस्तान में चलने की, बिना किसी साये की उम्मीद किए। कभी कभी लगता है कि मेरा मन भी एक विशाल रेगिस्तान बन गया है। उस पर अब शीतल जल की नन्ही सी अस्थाई सी फुहार फिर से प्यास जगा गई है। पिछला महीना मैंने कैसे बिताया यह मैं ही जानती हूँ। बौरा नहीं गई बस। यही समझ नहीं आता कि रोऊं या हंसूं। खुलकर रो भी तो नहीं सकती। कई बार तो चुपके से रोई हूँ और न जाने कितनी ही बार उसे याद कर मुस्कुराने लगती हूँ। और इस बार तो मैंने स्वयं ही खुद को परीक्षा में झोंका था। तुम्हें यह सोचकर अच्छा नहीं लगता कि इस उम्र में भी कोई तुम्हें शिद्दत से अपना समझता है? उसकी मधुर यादें हैं तुम्हारे पास। हाँ सरोज, जो आत्मविश्वास डगमगाने लगा था वह फिर से पा गई हूँ। अपनी भी कुछ अहमियत है किसी की नज़र में, यह सोचकर ही अच्छा लगता है। अपेक्षा तो कुछ भी नहीं थी इस मैत्री में। शुरू से ही मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर मिला। कुछ अधिक ही मांग लिया था जिंदगी से और वह मिल गया। झोली भर मिल गया। बहुत रुलाया है उसकी यादों ने, पर विडंबना तो यह है कि मुझे उसकी अपेक्षा नहीं, उसका अपनापन ही रुला देता है बार बार। दो प्रश्नों के उत्तर खास तौर से खोजती हूँ। एक तो यह कि तमाम उम्र एक सही और उसूल भरी जिंदगी जीने का प्रयत्न किया, मन को कभी हावी नहीं होने दिया। फिर वह ऐसा विद्रोही, ऐसा बेकाबू कैसे हो गया अचानक? कुछ दबी बुझी इच्छाएं थीं, वो बेकाबू हो गईं क्या? दूसरा यह कि जानती हूँ मैं गलत सोच रही हूँ। उसे यूं याद करना, हर समय उसी के बारे में सोचना गलत है, हर हिसाब से गलत। तो फिर मन को इतना सुकून क्यों है? अब मुझे किसी की कड़वी से कड़वी बात भी बुरी नहीं लगती। सब कुछ माफ़ कर सकती हूँ। कहाँ से आया यह तृप्ति का एहसास? अब मैंने यही फैसला किया है कि उससे फिर कभी नहीं मिलूंगी। 2 महीने लग गए मुझे सामान्य होने में। यह मन लगता है अब उतना मजबूत नहीं रहा। अनेक बार प्रश्न कर उठता है, तमाम उम्र तो औरों के लिए जी ली, अब इस उम्र में भी क्या अपने लिए नहीं जियोगी? पर सवाल केवल अपनी ही खुशी का नहीं है। सच तो यह है कि बरगद के पेड़ों की तरह हो गए हैं हम दोनों, अनेक जड़ों से अपनी अपनी भूमि से जुड़े। आज के माहौल में पली, आज की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती अनीता क्या समझ पाएगी कि पा लेना ही सदैव प्यार की नियति नहीं होती। वर्षों एक दूसरे की सुधि न पाकर फिर मिलने की एक छोटी सी उम्मीद न रखकर भी याद की लौ जलाए रखना, इसे प्यार नहीं तो और क्या कहोगी अनीता? मेरी दिली तमन्ना है कि तुम्हें इस आग में न जलना पड़े। पर सच तो यह है कि प्यार देह आकर्षण से बहुत परे, बहुत ऊंचा, कुछ अलौकिक तत्व लिए होता है, एक जीवन काल से अधिक विस्तृत, अधिक विशाल। तुम्हें सुनकर कुछ अजीब लगे शायद, पर यह सच है सरोज कि मैं आज भी उसे उतनी ही शिद्दत से चाहती हूँ। पर जिसे हम प्यार करते हैं उसे तो हम खुशी देखना चाहते हैं ना। और मैं जानती हूँ कि उसकी खुशी वहीं अपने परिवार के संग है। मैं स्वार्थी नहीं हूँ। वह अपने परिवार के संग हर मुमकिन खुशी पाए, यही मेरी कामना है, मेरे लिए सर्वोच्च है। मैं भी तो अपने परिवार में रमी हूँ ना। बड़ी भरी लगी श्रीपत की पत्नी, बहुत ख्याल रखती है उसका। मैं गौर कर रही थी, वह जब भी श्री की तरफ देखती उसकी नजरें प्यार से सराबोर होती, चेहरे पर मुस्कुराहट होती। संपूर्ण श्रीपत की अधिकारिणी है वह, बटे हुए की नहीं। उसके एक भी आंसू का मैं कारण नहीं बनना चाहती। न ही श्रीपत ने उसे नाम से पुकारा और न ही मैंने उसका नाम पूछा। पर आते समय जब मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर विदा ली तो मन ने कहा, कान्हा का असली सच तो यही उसकी रुक्मिणी है, मैं तो उसके अतीत की।
एक नासमझ उम्र की राधा मात्र ही हूँ, यादों के सहारे जीना ही जिसके हिस्से आया है। अलग अलग राह ही चले थे कन्हैया और उसकी राधा, पर इस कारण उनके प्यार में कुछ कमी रह गई क्या? अभी आप सुन रहे थे खूबसूरत सी कहानी जो उषा वाधवा जी द्वारा लिखी गई है। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। प्यार का नाम हमेशा पा लेना ही तो नहीं है। जो किसी मंजिल तक ना पहुंचे, क्या वो प्यार प्यार नहीं होता? प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।